आज जो पाठ हमें पढ़ना है उस पाठ का नाम है पाठ 8 संज्ञा और संज्ञा के विकार। इसके पिछली कक्षा में हमने संज्ञा को समझा है। अब दूसरे नंबर पर संज्ञा के विकार में जो पहला नंबर आता है वो लिंग का आता है। तो सबसे पहले आज हम लिंग को जानेंगे। लिंग, वचन और कारक, इनको बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिंग की। लिंग की परिभाषा से हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिंग की परिभाषा से हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। इसे आप अगर आपसे प्रश्न कोई करे कि लिंग से आप क्या समझते हैं या लिंग किसे कहते हैं या लिंग की परिभाषा बताइए, तो सभी प्रश्नों का एक आंसर देखते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं? आंसर होगा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे, या उसकी पूरी जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। जैसे आदमी, औरत, भैंस, चीता, शेर, इन शब्दों से हमको पता चल रहा है इनका लिंग क्या है। आदमी शब्द से हमें पता चल रहा है कि आदमी पुल्लिंग है। औरत शब्द से हमें पता चल रहा है कि औरत शब्द के कौन से लिंग का है? स्त्रीलिंग का है। भैंस शब्द से हमें पता चल जा रहा है कि यह कौन से लिंग में है? स्त्रीलिंग में है। चीता ये पुल्लिंग में है, शेर पुल्लिंग में, आदि। यानी ऐसा शब्द जो पुरुष और स्त्री जाति के पूरे समूह का बोध करा दे उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, दूसरे स्टेप पे देखते हैं लिंग के भेद की। तो इसके बेटे दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। जैसा कि हम अपने एग्जाम्पल में पढ़ रहे थे, लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कर रहे थे। तो लिंग के दो भेद, पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब हम इन्हीं दोनों को वन बाय वन समझते हैं। पुल्लिंग किसे कहेंगे और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। लिंग का पहला भेद, लिंग के पहले भेद को कहते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं जानते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग किसे कहेंगे? उत्तर होगा पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को हम पुल्लिंग कहते हैं। यानी ऐसा शब्द जो पुरुषत्व का बोध कराए, उसके पुरुष होने का बोध करा दे, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे शेर, घोड़ा, पिता, चाचा, बैल आदि। जितने भी प्रकार के शब्द हम इस्तेमाल करते हैं अपने आम जीवन में, उसका कोई ना कोई लिंग अवश्य होता है। वो या तो पुल्लिंग में होगा या तो स्त्रीलिंग में होगा। ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा में दो ही लिंग होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब हम बात करेंगे स्त्रीलिंग की। पुल्लिंग हमने सीख लिया, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को हम पुल्लिंग कहते हैं। अब सीखेंगे हम स्त्रीलिंग। लिंग का दूसरा भेद होता है बेटा स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग किसे कहेंगे? आइए देखते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहेंगे? इसका एक लाइन में उत्तर आएगा, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे शेरनी, घोड़ी, माता, चाची, गाय इत्यादि। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आम जीवन में हम शब्दों का जितना भी प्रयोग करते हैं बेटा, वो पहले भी बताए या तो वो पुल्लिंग में होते हैं या फिर स्त्रीलिंग के होते हैं। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है कि स्त्रीलिंग अगर आपसे कोई पूछता है, कुछ 10, 20, 50 शब्द दे दिया, उसमें से छाटने के लिए कह दे कि स्त्रीलिंग शब्द अलग करिए, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो स्त्री जाति का बोध करा दे ऐसे शब्दों को ही हम स्त्रीलिंग की श्रेणी में रखते हैं। तो उनको अलग कर लेंगे जो स्त्री जाति का बोध कराता है। कुछ परेशानियां होती हैं लिंग पहचानने में। लिंग पहचानने में परेशानियां इस प्रकार की होती हैं, ये सारे प्राणीवाचक हैं। देख लीजिए जितने नाम हम दिए हैं ये सब प्राणी हैं, या तो जानवर है या तो मनुष्य है। लेकिन लिंग पहचानने में दिक्कत तब होती है जब कुछ अप्राणीवाचक शब्द, हालांकि बहुत इस्तेमाल करते हैं बेटा इसका, तो उसको जानने और समझने के लिए
एक हम आपको सिंपल सा ट्रिक बताएंगे जिससे आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को इजी वे में समझेंगे कि अप्राणीवाचक जो शब्द होते हैं उनको लिंग बताने में बहुत सारे कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि जो प्राकृतिक लिंग होते हैं बेटा प्राणीवाचक, उनको तो हम क्लियरली बता देते हैं, नर पुल्लिंग में होता है और मादा स्त्रीलिंग में। लेकिन अप्राणीवाचक शब्द ऐसे भी आ जाएंगे आपके सामने जिसका लिंग बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए एक आसान ट्रिक है, उसको देखते हैं। लिंग पहचानने का आसान तरीका क्या है, आइए देखते हैं। जिस शब्द का लिंग ज्ञात करना हो, सबसे पहले उसका बहुवचन बनाते हैं। क्या करते हैं? अगर आपको कुछ ऐसे शब्द दे दिए गए हों जिसका लिंग बताने में आपको परेशानी हो रही, तो सबसे पहले उसका बहुवचन रूप बनाइए, बहुवचन। और बहुवचन बदलने पर अंत में ए या आए तो वह सब स्त्रीलिंग का होगा। अगर अंत में ए और या नहीं आता है तब मान लीजिएगा कि वह शब्द पुल्लिंग का है। क्लियर? जैसे देखते हैं, कुछ शब्द लिखा है यहाँ पर, इनको हम अपने इस नियम पर प्रूफ करते हैं। दवाई शब्द का हम जब बहुवचन बनाएंगे बेटा तो बनेगा दवाइयां। माला शब्द का जब बहुवचन बनाएंगे कमरा का बहुवचन बनाएंगे तो होगा कमरे। केला का बहुवचन बनाएंगे तो होगा केले। अब देखते हैं नियम के आधार पर जो कह रहा है कि अगर अंत में बहुवचन बनाते वक्त या और ए आए तब वह स्त्रीलिंग का होगा। यानी यह शब्द कैसा हुआ? स्त्रीलिंग। ये 100% सत्य है। और ये दोनों पुल्लिंग। इस नियम को आप कभी आजमाएं। जैसे देख लीजिए, हमने कहा ना कि जब जिस भी शब्द में आपको लिंग पहचानने में कठिनाई हो रही हो तो सर्वप्रथम उस शब्द का क्या करते हैं, हम बहुवचन बना लेते हैं। बहुवचन बनाते वक्त अगर अंत में या और ए आ रहा हो तब आप इतना कंफर्म हो जाइएगा कि वह शब्द है स्त्रीलिंग का। अगर अंत में ये सिंबल ए और या का नहीं आता है तब आप मान लीजिएगा कि वह शब्द पुल्लिंग का है। यह तब करना है जब आपको प्राणीवाचक शब्द से तो आपको पता चल जाएगा कि क्योंकि प्राकृतिक उनका लिंग होता है। जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, उनका बेटा प्राकृतिक लिंग होता है। प्राकृतिक लिंग में पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जहां अप्राणीवाचक शब्द होते हैं उनमें कठिनाई होती है, बहुत हद तक कठिनाई होती है। उसके लिए फॉर्मूला है, अंत में उसका बहुवचन बनाए, या और ए को देखें। अगर वह आता है तब आप समझ लीजिएगा अंत में बहुवचन बनाने के बाद अंत में ए और या आए तो समझिए स्त्रीलिंग है, अन्यथा न आता है तो मान लीजिएगा कि वह शब्द पुल्लिंग है। क्लियर? अब एक बात और इसमें बता करके खत्म कर देंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य स्त्रीलिंग के होते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य पुल्लिंग के होते हैं। कुछ हिंदी भाषा में नित्य पुल्लिंग के शब्द आते हैं और कुछ नित्य स्त्रीलिंग। नित्य स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का मतलब होता है ऐसा शब्द जो सिर्फ और सिर्फ पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग में ही इस्तेमाल होता है, स्त्रीलिंग का है तो स्त्रीलिंग में ही इस्तेमाल होता है। इसको आप ध्यान से ये याद करने की चीज है। तो नित्य पुल्लिंग वाले जो शब्द होते हैं, ध्यान रखिएगा, उल्लू। ये उल्लू जो शब्द बेटा यह हर समय यानी सदा पुल्लिंग में रहने वाला शब्द है। मच्छर यह सदा पुल्लिंग में ही होता है। गीदड़ पुल्लिंग, कछुआ, कौवा, तोता, गैंडा आदि। इन शब्दों को आप बुक की मदद से या यहाँ से देख करके जैसे भी हो सके आप याद कर लेंगे कि ये जो शब्द जब भी मिलेंगे आपको तो कंफर्म हो जाइएगा कि यह नित्य
पुल्लिंग के, यानी हर समय किसी भी कंडीशन में ये पुल्लिंग में ही रहते हैं। उसी तरह देखते हैं नित्य स्त्रीलिंग के शब्द, कुछ व्याकरण बनाए हैं जो सदा स्त्रीलिंग में रहते हैं। मक्खी, मकड़ी, छिपकली, लोमड़ी, मैना, कोयल आदि, ये सारे शब्द नीचे वाले नित्य स्त्रीलिंग के हैं और ऊपर के सब पुल्लिंग के हैं। यहां से पाठ हमारा लिंग का खत्म। संज्ञा के विकार का अगला जो टॉपिक है वो है वचन। अब इसके पीछे हमने सीखा लिंग और इसके पीछे हमने सीखा था संज्ञा। अब बात करेंगे हम वचन की। तो वचन की परिभाषा से 5 चार बनते हैं। वचन की परिभाषा होती है शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक, इसी को हमने लिखा है अनेक। आपके पुस्तक में हो सकता है एक से अधिक लिखा हो, तो घबराएं नहीं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, यानी एक से अधिक को अनेक कह सकते हैं, उसे हम वचन कहते हैं। वचन किसे कहेंगे? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे लड़का खेल रहा है, यह लड़का इस शब्द में वचन का इस्तेमाल हुआ है। बच्चा दौड़ रहा है, इसमें वचन का इस्तेमाल हुआ है। औरतें बात कर रही हैं, इसमें वचन का इस्तेमाल हुआ। अगर अब हम बात करें तो लड़का यानी एक कोई लड़का है जो क्या कर रहा है? खेल रहा है। यहाँ पर बच्चा दौड़ रहा है, यहाँ पर कोई एक है बच्चा प्यारा सा जो क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। और इस वाक्य में कह रहा है, वाक्य हमारा, कि औरतें बात कर रही हैं। एक तो नहीं, शायद कई, एक से अधिक, तब यहाँ लिखा है औरतें। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि इसमें कुछ और है, इसमें इन दोनों में समानता है, इसमें क्या अंतर है? इसी को समझने के लिए जब हम वचन जान गए तो बात करते हैं वचन के भेद की। वचन के भेद में क्लियर होगा कि ये औरतें और बच्चा क्यों इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, औरतें बात कर रही हैं, यह हालांकि बहुवचन का एग्जाम्पल है। तो एक वचन और बहुवचन, ये इसके दो भेद होते हैं। अभी हम इसको सीखते हैं बेटा। अभी हमने वचन की परिभाषा सीखी, अब बात करते हैं वचन के भेद की। तो वचन के बेटा दो भेद होते हैं। कितने? आपको जुबानी याद होना चाहिए। वचन के कितने भेद? दो। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। सबसे पहले एक वचन को समझते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो, इसको एक दूसरे शब्द में कह सकते हैं, यानी जिस शब्द से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कुर्सी, बच्चा, औरत, लड़का, पाठशाला। अब इससे हमको यह पता चल रहा है इन शब्दों से कि कोई एक कुर्सी का बोध हो रहा है, किसी एक बच्चा की बात हो रही है, किसी एक औरत, किसी एक लड़का और पाठशाला की बात हो रही है। किसी एक की, ओनली एक की, एक से अधिक की नहीं। यानी जब संज्ञा से सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ को भी शामिल कर सकते हैं आप, कुछ भी जहां पे सिंपल एक होने का बोध हो वहां एक वचन होता है। दूसरा देखते हैं बहुवचन, यानी संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक से अधिक। बहुवचन का अर्थ ही होता है बेटा जहां पर एक से अधिक नंबर हो। बहुवचन, वचन का मतलब नंबर। इंग्लिश में अगर सीखेंगे तो वचन का मतलब नंबर, बहु का मतलब मल्टी, मल्टीपल। एक से अधिक नंबर जहां हो वहां बहुवचन, यानी व्यक्ति हो, वस्तु हो या पदार्थ हो, कोई भी जो एक से अधिक का बोध कराने लगे वहां पर बहुवचन होगा। जैसे कुर्सियां, ये देखिए वस्तु है। बच्चे, अब एक बच्चा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक से अधिक की चर्चा होने लगी। औरत से बहुवचन बन गया औरतें, लड़की, लड़का है, हमने लड़कियां लिखा है, लड़कियां बहुवचन, पाठशालाएं बहुवचन। इस तरह से यह भी लेसन हमारा
कंप्लीट।